नमस्कार। आप देख रहे हैं मेडी टॉक, जिसमें हम डॉक्टर से साक्षात्कार करते हैं और अब आपके मेडिकल जगत के बारे में जानकारियां देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ कैंसर जैसे गंभीर रोगों से लोगों को लड़ने की ताकत दी है, बल्कि समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी है। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर नीलेश चांडक का। नमस्कार। एमबीबीएस और जनरल सर्जरी की पढ़ाई के बाद इन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कैंसर सर्जरी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर चांडक ने वर्ष 2010 से जलगांव और उत्तर महाराष्ट्र के कैंसर सेवा की एक नई चेतना जगाई है। अब तक 1000 से ज्यादा कैंसर शिविरों के माध्यम से हजारों मरीजों का मार्गदर्शन और ऑपरेशन कर चुके हैं। इन्होंने रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, हर मोर्चे पर कैंसर से लड़ाई को सरल, सुलभ, संवेदनशील बनाया है। पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें आरसी बाफना देशभक्त पुरस्कार 2013 में मिला, महाराष्ट्र प्रदेश साहिबी सभा विशेष सेवा पुरस्कार 2018, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से आयुष्य साधना पुरस्कार 2019, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी का बेस्ट सर्जिकल वीडियो अवार्ड भी उन्हें 2019 में मिला और आइकॉन पुणे का बेस्ट सर्जन वीडियो आइकॉन अवार्ड 2021 जैसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। इनके कार्य सिर्फ ऑपरेशन टेबल तक सीमित नहीं रहे हैं। डॉक्टर चांडक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में और अनेक डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने वाले मेंटर के रूप में भी, साथ ही WHO और ICMR जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कैंसर स्क्रीनिंग मिशन में भी सक्रिय योगदान दिया है। एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक समाज सेवक, इन तीनों रूपों में डॉक्टर नीलेश चांडक आज लाखों लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। तो आइए मिलते हैं और कुछ जानकारियां लेते हैं डॉक्टर नीलेश चांडक जी से। प्रेरणादायी शख्सियत हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है डॉक्टर्स के रूप में, ये जो डॉक्टरी का पेशा है, हाँ। ये पहले बहुत ही सेवा भाव में हुआ करता था, अब कुछ कमर्शियल बनता जा रहा है। आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली, कैसे आया दिमाग में कि आपको डॉक्टर ही बनना है? वैसे हालात बनते गए। यहाँ पर जलगांव जिले का एक देहात बोदवड़ करके था, जब देहात था आज था, इसीलिए तो उस वक्त हेल्थ सेक्टर इतना प्रभावी नहीं होता था। जब मैं और मेरे भाई को टाइफाइड हो गया था, 1 महीने के लिए हम लोग बिस्तर पे थे, चल नहीं पाते थे। और धीरे धीरे फिर ध्यान में आया कि डॉक्टर के पास गए तो शायद अच्छा होगा। जब कुछ आयुर्वेदिक की ऐसी ही कुछ जड़ी बूटियां चल रही थी, फिर 1 माह के बाद में एक सलाइन ली और बस चलना शुरू हो गया। तब जब ध्यान में आया कि इतनी पावर इस सेक्टर के अंदर है जो आपकी हेल्थ, बिगड़ी हुई हेल्थ को आपको ठिकाने लगा दे। जब चौथी पांचवी की बात थी तब ध्यान में आया कि ये सेक्टर में एंट्री करना पड़ेगा और वो सेक्टर चुनना पड़ेगा कि उस वक्त उस एरिया, उस सेक्टर की सख्त जरूरत हो हमारे जिले के लिए। और मैं दोबारा जिले में आऊंगा और उस वक्त की जो सबसे जटिल बीमारी है उसका कुछ हद तक सोल्यूशन मैं दे पाऊंगा। मैं उस वक्त हमने 5वीं कक्षा में हमने ये सब सोच रखी थी। सर, अब बात करते हैं आप जिसमें विशेष रूप से काम करते हैं कैंसर से रिलेटेड। कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है। मेरे माताजी का भी देहांत भी कैंसर की वजह से ही हुआ था। कैंसर सर क्या होता है और किस तरह से वो शरीर में विकसित होता है? क्या होता है, हमारी ही पेशियां रहती है, ये कोई कीड़ा वीड़ा नहीं होता है, खेकड़ा वगड़ा नहीं होता है। तो अपनी पेशियों का जो एक पेशी डेथ हो जाती है तो दूसरी जन्म लेके उसका आगे काम करती है। हर एक सेल को उसकी एक लाइफ स्पैन है। बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक पेशी को अपना अपना लाइफ स्पैन है। और 1 की 2 होना, ये डिवीजन जो है, एक पेशियों का 2 होना, ये एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम है। पर ये प्रोग्राम का कंट्रोल यदि छूट जाए तो 1 की 2 होने को वक्त नहीं लगेगा और ये पेशियां अपनी तादाद इतनी तूफान पे लेकर चली जाएगी कि आप ये फिर कैंसर में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से
ये कैंसर विकसित होता है और धीरे धीरे इसका ये बीमारी का मेन क्या है कि गठान वहीं पर नहीं रहती है, जब से बनना शुरू होती है तो बॉडी में स्प्रेड करने की भी ताकत रखती है, तो वाह। दूसरी जगहों पर ये सेल्स फैल जाती है और कैंसर धीरे धीरे फिर लास्ट स्टेप तक भी चला जा सकता है। सर कैंसर जो है वो एक आदमी को एक ही तरह का कैंसर हो सकता है या एक आदमी को मल्टीपल तरह के भी कैंसर हो सकता नहीं सी ऐसा देखा गया है ये कि बॉडी के हर एक बाल से लेके पैर के नाखून तक बॉडी में कहीं पर भी कैंसर हो सकते हैं, पर अगर आपके गुणसूत्र उस तरीके से डैमेज हो चुके हैं काफी हद तक, तो आपको विभिन्न विभिन्न जगहों पर भी एक साथ भी कैंसर हो सकते हैं। हम उसको फैमिलियल सिंड्रोम्स करके पुकारते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का भी हो, ओवरी का भी हो, गर्भाशय का भी हो जाए या इंटेस्टाइन का भी हो जाए। तो ये ऐसे मल्टीपल कैंसर्स एक ही व्यक्ति में ऐसे दिखाई देते हैं अगर यदि आपके गुणसूत्र उस तरीके से डैमेज हो तो। सर कैंसर जो है उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से लोग जज कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसा कैंसर हो? विभिन्न अंगों के जो कैंसर है तो उसके अंगों के अनुसार आपको लक्षण दिखाई देंगे। अच्छा। बट ऐसा समझ लिए कि बॉडी में कुछ चीजें अटपटी लग रही है, कुछ लक्षण जो रूटीन टाइप के नहीं हो और जो एक 10-15 दिन के ऊपर चल रहे हो, जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मुंह का कैंसर है, एक जख्म जो भरती नहीं है, 15 दिन हो गए जख्म भर नहीं रही है और धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, मे भी उसमें तकलीफ दर्द नहीं होगा इतना ज्यादा, पर वो नॉन हीलिंग अल्सर कैंसर का हो सकता है, तो आप उसकी बायोप्सी करिए। स्तन के अंदर कोई अविचलित गठान प्रेस करने के बाद में हिलती नहीं है और उसमें दर्द भी नहीं होता है ज्यादा, 90% यही लक्षण होता है ब्रेस्ट कैंसर की गठान का। तो आपकी उम्र कोई भी हो, आज की तारीख में 20 से लेके ये कैंसर 100 की उम्र तक भी देखा जा रहा है ना, तो ये ऐसी गठान दिख रही है तो आपको कैंसर के हिसाब से जांच करवानी जरूरी है। अगर इंटेस्टाइन के अंदर तो पेट में कोई गड़बड़ी होगी, आपका बॉवेल ब्लैडर हैबिट्स यानी कि मोशन बराबर नहीं हो रही रहेगी, या रक्त मिश्रित लेट्रिन आपको हो रही रहेगी, या यूरिन में खून जा रहा रहे, तो कोई भी बॉडी के ओरिफाइसेस से अनियमित ऐसे रक्तस्राव ऐसे कुछ होता है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। आपको उस जगह का कैंसर है या नहीं है, ये आपको विशेषज्ञ के पास जाके चेक करना चाहिए। सर अक्सर यही देखा गया है कि कैंसर जो है वो तुरंत डिटेक्ट नहीं होता है, कैंसर का पता ही बहुत देर से चलता है, तो क्या ऐसा क्यों होता है और क्या सलाह देना चाहेंगे आप इस बारे में लोगों को कि कैसे पता चले, वो जल्दी लोग देखेंगे तो उसका इलाज जल्दी हो पाए? ऐसा तो है कि अभी देखो आपको मैंने बताया कि लक्षण बता दिए, 15 दिन हो गए या आपको वेट लॉस भी हो रहा है, तो आप तो अपनी बॉडी जाके विशेषज्ञ के पास जाके चेक करवा ले। सबसे पहले अहम बात तो ये है कि आप उस रिलेटेड विशेषज्ञ के पास जाए। फिर भी लंग्स कैंसर है या पेंक्रियास का कैंसर है या जठर का कैंसर है, स्टमक का कैंसर, तो जनरली ये कैंसर का निदान 70% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम एडवांस यानी लास्ट स्टेप पे ही होता है, जहाँ पे हम लोग क्योर अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसको जल्दी डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्क्रीनिंग प्रोग्राम या टेस्ट, कुछ लक्षण तुरंत दिखाई दे 7-8 दिन 10 दिन, या एंडोस्कोपी कर ले, उसकी जांच कर ले, तो हम उसका थ्रेशोल्ड कम ज्यादा रखेंगे कि भाई हमें ये तकलीफ है और अभी आप बस एक सोनोग्राफी पेट की भी कर लो या एंडोस्कोपी कर लो, या एक लंग्स का HRCT थोरैक्स कोविड के बाद में सबको पता हो गया था, तो स्कैन कर लो, खांसी हो रही है, कहाँ पे दर्द हल्का हल्का सा है, आवाज बदली हो गई है, खांसी, तो आप HRCT थोरैक्स कर, तो आपको उस निगडित टेस्ट करना चाहिए, ना ही ताकि ब्लड टेस्ट करोगे तो सब नॉर्मल आ जाएगा, बट उस लक्षण से निगडित टेस्ट होनी चाहिए ताकि कैंसर का निदान जल्द स्टेप में हो, अर्ली स्टेप में हो। सर जैसा कि आपसे चर्चा करते वक्त ये पता चल रहा था कि आज का जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल जो है हम लोगों को चेंज करना चाहिए, या क्या जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके? जी, अभी जीवन शैली में बदलाव लाना तो ये अभी आज सोच लो कि आप 20 साल पहले वाली जीवन शैली लाना है, 20 साल 25 साल, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे, तो हम जैसे हमारा बचपन कैसे होता था कि भाई हमारे को खाने में रोटी मिलती थी, बहुत सब्जियां मिलती थी, हरी सब्जियां होती थी, हम लोग स्कूल में पैदल चल के जाते थे, कई दूर ट्यूशन होती थी तो ट्यूशन में चल के जाते थे, कभी कभार चिखल होता था, मड़ होता था और वैसे ही नंगे पैर हम लोग चले जाते थे, कोई इतने शूज नहीं होते थे, तो लाइफस्टाइल इस तरीके से होती थी, काफी पसीना निकलता था, आउटडोर गेम्स होते थे, और साथ ही साथ मैं बताऊं कि शादी की उम्र भी कम हुआ करती थी। आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात कर ले
तो उम्र के 35 साल तक तो शादी नहीं होती, बच्चा नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, ये सारे लक्षण तो ब्रेस्ट कैंसर को नहीं होता है, राइट। और इंटेस्टाइन के कैंसर को यदि हम लोग बात कर ले तो दुनिया में पूरा प्लास्टिक और पोल्यूशन है, मतलब हवा, पानी, दूध, सब कुछ आप जो कुछ खा सभी पी रहे जगह हो, प्लास्टिक। सभी केमिकल्स अपने पेट में जा रहे हैं। तो मल्टी फैक्टोरियल एस्पेक्ट है, ये सारे फैक्टर्स जाके आपके बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको ये कैंसर की तरफ लेके जा रहा है। जिसमें मुझे ऐसा लगता है, सिंपल एयर पोल्यूशन की बात कर ले तो जलगांव का एयर पोल्यूशन, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स आप बात करोगे तो 365 डेज में से 300 डेज तो अपना एयर क्वालिटी सबसे खराब था। तो ऐसी हवा में रहोगे तो आपको लंग कैंसर या जैसे कैंसर का वैसे ही इंसिडेंस बढ़ गया है। तो हमारे हाथ में कैंसर को कंट्रोल, ये जो फैक्टर्स है, ये लाइफस्टाइल है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट की जरूरत है। हमें बहुत ग्रीन पार्क्स बनाने पड़ेंगे, हमको व्हीकल्स पे रोक लगानी होगी, पॉल्यूशन पे रोक लगानी होगी, हमारे पेट में केमिकल्स ना जाए, प्लास्टिक ना जाए, इसके ऊपर बहुत लक्ष्य केंद्रित करना होगा। क्योंकि क्या होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नाले के जरिए नदी में जाता है, वही मछलियां लेती है, मछलियां पेट में जाती है, वही भैंस, गाय भैंस चरने को जाती है, उनके शरीर में प्लास्टिक उतर जाता है, केमिकल्स युक्त खाना पेट में चला जाता है और वही दूध के जरिए हम लोग पी लेते हैं। तो हम कहां से हमको विश्वस्त करें कि हमारे पेट के अंदर केमिकल विरहित खाना चुस्त रहे, हम ऐसा कुछ हो सके तो करना चाहिए, तो करो। सर कई बार ऐसा होता है कि आदमी को कुछ परेशानी हुई तो डॉक्टर के पास गया भी, लेकिन सही उसको इलाज नहीं हो पाता है, वो होता कैंसर है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाता है, बहुत देर हो जाती है उसमें। तो क्या सुझाव देंगे आप उससे बचने के लिए, क्या प्रिकॉशंस? राइट, मतलब आपके पास आपको लक्षण दिखाई दिए कि ये कैंसर हो सकता है और आप डॉक्टर के पास चले गए, ऐसे ही बता रहे हो ना? जी जी जी। तो डॉक्टर के पास चले गए और उन्होंने कह दिया कि भाई ये सादी गठान है, हाँ, बराबर, और ये कैंसर की नहीं है, और बाद में जाके कैंसर की निकल जाती है। बराबर, यही बात। तो कई बार होता है ऐसा, मैं इसीलिए बताता हूँ ना, विशेषज्ञ के पास जाइए। अभी आपको ना किडनी के डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, हार्ट के कब जाना चाहिए, जॉइंट्स के स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए, मणकों के स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट अलग है। तो एक आम तौर पे आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल हो चुके हैं आज की तारीख में, गांव खेड़े तक इंटरनेट कनेक्शन जा चुका है। तो आप यदि गूगल करोगे तो या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमें इस लक्षण के लिए कहाँ जाना है। पर खैर, आप डॉक्टर के पास जाने के बाद में यदि बता दिए कि ब्रेस्ट की गठान जो है ये एकदम सिंपल है और आपकी उम्र भी 25 है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। लेकिन यदि वो गठान फिर भी बढ़ रही है, तक दर्द नहीं दे रही लेकिन फिर भी बढ़ रही है उसी जगह पर, तो मैं तो कहता हूं विशेषज्ञ के पास जाइए, कुछ टेस्ट करवाइए, मेमोग्राफी तो भी एटलीस्ट करवाइए, उससे निगड़ित जो उच्चतम जांच है वो करवाइए, ताकि हमें उसमें ध्यान में आ जाए, ताकि हम मिस डायग्नोसिस के शिकार ना हो। आज की तारीख में ये जो आप कह रहे हो ना, ये बात है मिस डायग्नोसिस की, बराबर। ये वर्ल्ड में काफी जगहों पर ये देखा गया है कि मिस डायग्नोसिस ये एक बहुत कॉमन आइडेंटिटी है। तो ये इसको बचा जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। कई पेशेंट बात करते हैं कि मेरे को पाइल्स हो गया, खुद का निदान खुद नहीं कर लिए और पाइल्स की ट्रीटमेंट भी ले ली है। सही बात है, खुद अभी कोई सोचेगा ही नहीं कि आपको एनल कैंसर या रेक्टम का जगह पे, गुदा के जगह पे कैंसर हो तो उसका लेट्रिन में आपको ब्लड जाएगा, वो बोलता है कि ये पाइल्स है, वो क्यों सोचेगा कि उसको कैंसर है, वो इलाज उसका करेगा डॉक्टर के पास जाके, पर वो रहता कैंसर है। नीम हकीम खतरे जान जो बोला जाता तो वैसा है, ये ऐसी बात है। अगर आपको खांसी हो गई, आपका वेट लॉस हो गया, आपने एक्सरे भी कर लिया, तो एक्सरे में ध्यान में आ गया कि व्हाइट स्पॉट दिख रहा है वहां पे, तो टीबी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। भले ही टीबी बलगम के अंदर टीबी के कुछ जंतु ना दिखाई दे, टीबी का इलाज शुरू हो गया। तो ऐसे सालों तक इलाज चल गया, 6 महीना साल भर, वो छोटी सी गठान हो गई बड़ी हो जाती, वो थी लंग कैंसर की, वो टीबी की थी नहीं, जाता है। वो गठान टीबी की थी नहीं। ऐसे कई मरीज ऐसे शिकार। कई लोगों को लगता है कि आज की तारीख में रास्ते अच्छे बनने शुरू हो गए, ये पहल अभी शुरू हो गई है, नहीं तो रास्ते में खड्डे इतने हैं कि पेशेंट को लगता है कि ये खड्डों की वजह से मेरे स्पाइन में, मतलब बैक एक है, पीठ में, हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है उसकी वजह से। पर कई बार ये दर्द एक्चुअली कैंसर की वजह से भी हो सकता है, ये सोचने की जरूरत है और उसके हिसाब से वो टेस्ट होने की जरूरत है। तो आपको ये सब जगह के, और भी ऐसी बहुत सी जगह है कि जहाँ पे मिस डायग्नोसिस पॉसिबल है। आपको यदि कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हो और आपको यदि उससे फर्क ना पड़े तो शायद कैंसर हो सकता है, ये भी सोचने की
जरूरत जरूरत है। भले ही स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद में वो जांच नॉर्मल आ जाए, है ना, आपको एसिडिटी है, पेट में काफी दर्द है, तो लेकिन आपने एंडोस्कोपी कर लिया तो नहीं भाई, एसिडिटी सिंपल एग्जैक्ट, प्रॉब्लम दूसरी हाँ थी, चीज लेकिन है। कैंसर नहीं था। तो ये मान के चले कि भले टेस्ट नॉर्मल आई तो बेटर, और अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो अर्ली स्टेप में डिटेक्शन हो जाएगा। तो हमें ये सोच के उसकी उच्चतम जांच जो है उस लक्षण के लिए वो करना जरूरी है। सर एक सवाल ऐसा है कि अभी जो कैंसर जो है, ये लोग जो हैं वो सोचते हैं कि कैंसर जो है उसका इलाज काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा है। पहले भी था, पहले तो बहुत ही ज़्यादा नया नया था, सब कुछ नए रहते थे तो महंगा भी बहुत था। अभी के समय भी क्या हालात ऐसे ही हैं, बहुत महंगा है इलाज? क्या सलाह रहेगी आपकी, कैसा देखते हैं आप इसको? सी जहां तक कि हम लोग महाराष्ट्र की भी बात कर ले, हम्म, तो कॉमन कैंसर जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर, हम्म, स्तन का कैंसर, और अक्सर ऑल ओवर इंडिया हम्म, स्तन कैंसर और मुंह के कैंसर ये काफी कॉमन है। और अभी इंटेस्टाइन के कैंसर और कॉमन निकल होते गया। जा रहे हैं, हम्म, बाद में प्रोस्टेट कैंसर। तो हम अगर बात करेंगे कि मुंह के कैंसर में यदि हमें इलाज करना है तो जलगांव जैसी जगह पे 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका जबड़े का कैंसर निकल के प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, वहां पे जबान का कैंसर की इलाज हो सकता है, या ब्रेस्ट के कैंसर का तो सर्जरी 1 लाख रुपए के अंदर है, जिसके लिए 1 लाख रुपए की राशि तो मुख्यमंत्री सहायता निधि कोष से ही मिल वहां जाती से है। मिल जाती है। तो थोड़ा बहुत ऊपर से कंट्रीब्यूट करना है तो पेशेंट, तो आम जनता आज की तारीख में सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी तो इतनी हो चुकी है कि ताकि आप इतना तो जुटा सकोगे। तो अक्सर कॉमन कैंसर जो है ना उसका ट्रीटमेंट तो, लेकिन बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे इम्यूनोथेरेपीज है, टारगेटेड थेरेपीज है। लंग कैंसर में आज की तारीख में हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भी बात कर ले तो बहुत महंगे इलाज है, पर वो महंगे इलाज बहुत कम कैंसर्स में है आज की तारीख में। लेकिन वो कैंसर में इतने महंगे इलाज, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो तो ठीक है, नहीं तो अर्ली स्टेप का यदि कैंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इतने महंगे इलाज की आज की तारीख में जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेप में लाइफ आगे एक्सटेंशन करना हो तो काफी सारी मेडिसिन है जो कि बहुत कॉस्टली है। ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसमें भी ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली है, पर ये कॉस्टली ट्रीटमेंट वाले कैंसर बहुत कम है। और आखिरी स्टेप में यदि किसकी जीने की चाहत है तो वो खर्चा करिए, नहीं है तो एटलीस्ट एंड ऑफ लाइफ जो आज के 3 साल बाद आना है, 4 साल बाद आना है, वो आपको आज स्वीकार कर ले। पर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप का इलाज महंगा नहीं है। सर जनरल लोगों के दिमाग में हो या ना हो, मेरे दिमाग में भी आपसे बात करते करते आया है कि एटलीस्ट जितने कैंसर होते हैं क्या सभी एक जैसे ही खतरनाक होते हैं? नहीं, सिंपल ब्रेस्ट कैंसर ले लो आप, ब्रेस्ट कैंसर में भी कई टाइप्स है, हर एक जगह के कैंसर के टाइप्स है। तो ब्रेस्ट कैंसर का भी आप अगर टाइप ले ले तो उसमें कुछ हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर रहते हैं, हार्मोनली इन्फ्लुएंस्ड कैंसर रहते हैं जो कि बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, और अक्सर ये ओल्ड एज में होते हैं। गठन वहीं पे बढ़ती है, फूटती है, लेकिन स्प्रेड नहीं होती बॉडी में। एज अगेंस्ट यंग एज में काफी, मतलब इंडियंस में आज की तारीख में ट्रिपल निगेटिव प्रकार का कैंसर है जिसमें हार्मोन इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और ये ट्रिपल निगेटिव प्रकार जो है ये शुरुआत से ही गठान छोटी होती है, लेकिन उसका स्प्रेड होने का, बॉडी में स्प्रेड होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो ये खतरनाक प्रकार है, मतलब एक ही जगह अलग अलग प्रकार के कैंसर है। तो ये प्रकार भी हमें पहले ध्यान में लेने होते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करने के पहले। अच्छा, कई बार तो अभी ऐसा भी हो गया कि आप कुछ हार्मोन की गोली भी अगर दे दो ओल्ड एज के अंदर तो पेशेंट 8-10 साल तो ऐसे ही निकाल सकता है बगैर सर्जरी के। अच्छा, हाँ, तो ब्रेस्ट कैंसर में भी टाइप्स, ऐसे बॉडी के अन्य जगहों पर भी जो भी कैंसर है इसमें भी अलग अलग टाइप है। तो कुछ कैंसर बहुत धीमी गति से बढ़ेंगे, अभी कोई लंग कैंसर ऐसे है जो ब्रेन में भी चले जाते हैं, लेकिन उसमें एक म्यूटेशन अगर पॉजिटिव है, एल्क म्यूटेशन, तो वो पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट दे तो 8-10 साल भी निकाल ले, सिर्फ गोली, सिर्फ दवा से, सिर्फ एक गोली से। तो पर ये प्रकार कौन सा है ये ढूंढना जरूरी है। सारी टेस्ट सही समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है और किस तरीके से वर्क उसके ऊपर होना चाहिए। सही डॉक्टर चाहिए, सही मैकेनिक चाहिए गाड़ी को सही करने के लिए। सही बात है, तो गाड़ी दौड़ के चलेगी और वक्त पे ब्रेक भी लगेगा। सही, कंट्रोल सही रहेगा। सर आपका जो अस्पताल है तो उस अस्पताल में सभी तरह के कैंसर के इलाज होते हैं जलगांव में? हमारे अस्पताल में जनरली सॉलिड ट्यूमर जो बोलेंगे ना, तो जिसमें शल्य क्रिया भी अहम है, फिर उसके रिलेटेड कीमोथेरेपी, तो ये
सबका जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स या ब्लड कैंसर्स के अलावा बाकी बाकी सारे सारे कैंसर्स ट्रीट हो सारे सकते हैं। कैंसर। मुंह से लेके लंग्स से लेके इंटेस्टिनल कैंसर या गायनेकोलॉजिकल कैंसर या किडनी, यूरिनरी ब्लैडर या सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, ये सब इस तरीके के सारे कैंसर हाँ। ट्रीट होते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीलेश चांडक, जो जानकारी दे रहे थे। बेसिक जानकारियां ली है हमने इनसे बातचीत करेंगे तो हमको घंटों लगेंगे, और मैं चाहूंगा कि ये हमारे साथ घंटों बिताएं, लेकिन पार्ट पार्ट में बिताएं, ताकि आप भी सही तरीके से सही समय पर सब कुछ समझ पाएं। हम डॉक्टर साहब से फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे, और डॉक्टर साहब को वापस अपने स्टूडियो में बुला के फिर से एक बार और नई चर्चाएं करेंगे, नए बारे में, नई बातों, नई कैंसर्स की जो जन्म होता है उसके बारे में किस तरीके से क्या होता है, और डिटेलिंग में भी जानकारी लेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप जिस चीजों से बच सकते हैं उन सब चीजों से बचना चाहिए। यह संभव नहीं है कि हम 20 साल पहले जाकर 20 साल पहले जैसी लाइफस्टाइल कर सके, लेकिन आज की लाइफस्टाइल को संभालेंगे तो शायद हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जी, सर, बेहतर। आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को जानकारी मिली, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।